नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बाजीराव प्रथम जी के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखा जाए, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू जी महाराज 20 वर्ष की उम्र में बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाते हैं। इनकी जो नीति थी, मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की नीति थी और वह मराठा शक्ति का विस्तार लगातार कर रहे थे। और इन्होंने जो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जो पेशवा का पद था, पैतृक हो चुका था, वंशानुगत चला आ रहा था। देखा जाए, जो बाजीराव थे, बाजीराव शिवाजी महाराज के बाद गुरिल्ला पद्धति जो थी, युद्ध नीति, उसके प्रतिपादक शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव को माना जाता है। जो बाजीराव की नीति थी, उनकी मराठा साम्राज्य को कृष्णा से लेकर अटक तक की नीति बाजीराव प्रथम की नीति थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे और साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव को पेशवा बनाया था। बाजीराव की जो नीति थी, उत्तर दिशा की ओर लगातार ज्यादा थी और जो उनके बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव काफी ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। उनकी जो नीति काफी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही थी। उस समय बाजीराव का जो साम्राज्य था, बाजीराव ने जो पेशवा, जब साहू जी महाराज उनको पेशवा बनाए थे, तो वह लगातार मराठों की नीति में लगातार सुधार करने वाले थे। जब 23 जून 1724 को सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठों की मदद से निजामुल मुल्क ने दक्कन के मुगल सूबेदार मुबारिज खां को युद्ध में पराजित कर दिया। उसके बाद दक्कन में जो निजामुल मुल्क अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया था और उसमें यह था कि जो निजामुल मुल्क थे, निजामुल मुल्क बाजीराव प्रथम और मराठा साम्राज्य को चौथ कर देगा, लेकिन बाद में निजामुल मुल्क मना कर देता है चौथ कर देने से। इसके बाद बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव जी ने 1728 ईस्वी को पालखेड़ा के युद्ध में, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, पालखेड़ा के युद्ध में 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को युद्ध में पराजित करते हैं। कौन? बाजीराव। और 6 मार्च 1728 ईस्वी को मुंशी शिव गांव की संधि होती है। तब होती है 6 मार्च 1728 को। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुंशी शिव गांव की संधि 6 मार्च 1728 को हुई थी। इसके बाद जो निजामुल मुल्क था, पालखेड़ा के युद्ध में पराजित हो जाता है बाजीराव के हाथ और वह बाजीराव को चौथ और सरदेशमुखी दोनों लगातार देने लगता है। इसके बाद जो बाजीराव प्रथम की जो नीति थी, सबसे ज्यादा खतरनाक आप लोग सोच सकते हैं, वो 29 मार्च 1737 ईस्वी को, 29 मार्च 1737 ईस्वी को मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली जाते हैं और दिल्ली साम्राज्य को लगातार रौंद देते हैं। जो मुगल बादशाह था, वह मालवा और गुजरात की सूबेदारी मराठा साम्राज्य को देते हैं और 13 लाख रुपए भी देते हैं बाजीराव प्रथम को, जो मुगल बादशाह होते हैं। और साथ में जब उस समय आप लोग जानते हैं, जो मुगल साम्राज्य काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। इसके बाद मुगल सम्राट निजामुल मुल्क के पास जाते हैं और उनके के बीच जो बातचीत होती है। 1737 ईस्वी में मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों के विरुद्ध क्या किया, उन्होंने मराठों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा। और जो भोपाल का युद्ध होता है 1738 ईस्वी में, जब भोपाल का युद्ध हुआ, भोपाल के युद्ध में बाजीराव ने निजामुल मुल्क को फिर से युद्ध में हरा देते हैं। और हराने के बाद दुरई सराय की संधि, जो दुरई सराय की संधि होती है, वह 1738 ईस्वी को होती है, जिसमें संपूर्ण मालवा का क्षेत्र, पूरे मालवा का क्षेत्र, साथ में चंबल तक के इलाके का क्षेत्र बाजीराव को सौंप दिया जाता है। तो इस हिसाब से बाजीराव की ये जो नीति थी, काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती थी। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो बाजीराव का जो मेन एक युद्ध था, बुंदेलखंड की विजय। देखा जाए, बुंदेलखंड
जो राजपूतों का एक कुल का मालवा से लेकर पूर्व में यमुना और नर्मदा के बीच जो पहाड़ी का प्रदेश था उसमें बुंदेलखंड इलाहाबाद की सूबेदारी में था। जब मुहम्मद खान ने इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त किया तो उसने बुंदेलों को समाप्त कर ठानी और उसने जैतपुर भी जीत लिया था। फिर बुंदेल नरेश छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता मांगी और 1728 ईस्वी में मराठों ने बुंदेलखंड के सभी विजित मुगलों से वापस छीन लिए। जो मुगल लोग बुंदेलखंड को जीत चुके थे, बाजीराव ने, जो मराठा साम्राज्य के नेतृत्व करता थे, उस समय पेशवा थे, इन्होंने जाकर बुंदेलखंड को जीत लेते हैं और छत्रसाल को सौंप देते हैं। वहीं से जो दरबार में एक नृत्य होता है, मस्तानी की मुलाकात बाजीराव से होती है। आप लोग सब जानते हैं जो बाजीराव की जो निजी थी अच्छी थी, लेकिन उनकी जो पारिवारिक जीवन था, जो निजी जीवन था, वह काफी ज्यादा विवादों से घिरा हुआ था। मस्तानी के आ जाने के बाद बाजीराव और मस्तानी आप लोग सब जानते हैं, उनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में 1739 ईस्वी में जो बाजीराव की सबसे बड़ी नीति मानी जाती है वह पुर्तगालियों से बेसीन को छीनना। जो पुर्तगाली थे वह लगातार जो बेसिन का इलाका था लगातार वहां पर अत्याचार कर रहे थे, महिलाओं के साथ भी लगातार अत्याचार कर रहे थे, लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा था। बेसिन के क्षेत्र में जो पुर्तगाली थे उन्होंने गोवा तक को छीन लिया था और जो भारतीय जहाज को बिना परमिट के जाने की इजाजत नहीं होती थी, तो उस समय बाजीराव ने 1739 ईस्वी में बेसिन को जीत लेते हैं, पुर्तगालियों से बेसिन का क्षेत्र छीन लेते हैं, जो कि बाजीराव की सबसे बहुत बड़ी विजय मानी जाती है और उनसे 2.5 लाख रुपए वार्षिक कर भी लिया जाता है। बाजीराव प्रथम ने, आप सोच सकते हैं, जो पुर्तगाली गोवा में कब्जा कर लेते हैं, जो उस समय मुगल सम्राट, जो मुगल शहंशाह अकबर था, उसके जहाज को नहीं जाने दिया जाता था और 1739 ईस्वी तक आते आते आप लोग सोच सकते हैं कि बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से बेसिन को छीन लिया और जो परमिट जो देते थे वह लगातार भारतीयों के साथ अन्याय करते थे। हमारा देश और हमारे ही जो जहाज थे उस समय उनको जाने की इजाजत नहीं थी। तो बाजीराव प्रथम की जो नीति थी पुर्तगालियों से बेसिन को जीतना एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और एक देखा जाए एक और जो बाजीराव के जीवन से संबंधित एक और जो घटना घटती है, आप सब जानते हैं, खेड़ा युद्ध के बाद मराठा राज्य 2 भागों में बटा था। उत्तर में सतारा राज्य जो कि साहू के अधीन था और दक्षिण में कोल्हापुर का राज्य जो शिवाजी द्वितीय यानी ताराबाई के पुत्र के अधीन था। शिवाजी द्वितीय के मृत्यु के बाद राजा राम का जो दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा। इन दोनों के मध्य शत्रुता का अंत 1731 ईस्वी के वारणा के संधि हुई और इस संधि में साहू को मराठों का एकमात्र राजा चुन लिया गया और इसमें साहू को मराठा साम्राज्य का नेता चुन लिया गया था, जिसमें बाजीराव की नीति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आप लोगों ने बाजीराव प्रथम के बारे में सब जानते हैं, लेकिन आप लोग इसको और देख सकते हैं। अब हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, बाजीराव प्रथम का जो शासनकाल था पेशवा के रूप में 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक था और बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। और जो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जो पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है, पैतृक बन जाता है। पैतृक बनने के बाद बाजीराव की नीति उत्तर की नीति थी। उत्तर दिशा में लगातार उनकी जो बढ़ोतरी थी वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। और जो उनके पुत्र थे बालाजी बाजीराव द्वितीय, उनकी नीति दक्षिण की ओर उनकी ज्यादातर झुकाव था। और साथ में इनकी जो नीति थी कृष्णा से लेकर अटक तक बाजीराव प्रथम की, और 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को पराजित करते हैं और उनसे चौथ और सरदेश मुखी दोनों कर लिया जाता है, जो कि चौथ देने से इनकार कर देता है निजामुल मुल्क। 6 मार्च 1728 को मुंशी शिवगांव की संधि होती है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और साथ में 29 मार्च 1737 ईस्वी को बाजीराव दिल्ली पहुंच जाते हैं। अगर उस समय बाजीराव दिल्ली पर कब्जा कर लिए होते तो हो सकता था कि उस समय भारत की स्थिति काफी ज्यादा और भी स्ट्रांग हो सकती थी,
लेकिन 500 घुड़सवारों के साथ, आप लोग सोच सकते हैं 500 घुड़सवारों के साथ बाजीराव दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जाकर मुगल सम्राट को आतंकित कर देते हैं और मुगल सम्राट से मालवा और गुजरात की सूबेदारी लेते हैं और साथ में 13 लाख रुपए का जो रकम होता है वह मुगल सम्राट बाजीराव को सौंपने का आश्वासन देता है। और फिर बाद में बाजीराव निजाम को भेजता है कि आप मराठों से युद्ध करके, फिर भोपाल का युद्ध होता है। भोपाल के युद्ध में निजाम भी युद्ध में हार जाता है मराठों से, और जिसके बाद दुरई सराय की संधि होती है। दुरई सराय की संधि 1738 ईस्वी में हुई थी भोपाल युद्ध के बाद। उसके बाद निजाम ने मालवा का प्रदेश और नर्मदा से लेकर चंबल के इलाके को पूरा प्रदेश बाजीराव को सौंप देते हैं, मराठा साम्राज्य को सौंप देते हैं। आप लोगों ने यहां तक इसे नोट कर लिया होगा। और सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने बेसिन को पुर्तगालियों से छीन लिया था। वह पुर्तगाली जो भारतीयों के जहाज को नहीं जाने देते थे गोवा के इलाके में, उन बिना परमिट जो कार्टेज पद्धति थी, कार्टेज पद्धति के खिलाफ बाजीराव प्रथम ने बेसिन पर कब्जा कर लिया और जो भारतीयों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा था वह कम होता चला गया। तो बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य में अगर देखा जाए शिवाजी महाराज के बाद कोई शक्तिशाली जो व्यक्तित्व हुआ शिवाजी के बाद, वह बाजीराव प्रथम ही माने जाते हैं। अगर बाजीराव 1761 ईस्वी तक रुके होते तो शायद जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वह होने में, साथ में जो अहमद शाह अब्दाली था वह भी घबराता बाजीराव प्रथम से। लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 को वोट दीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क।